न चौरहार्यम न च राज्यहार्यम न च भातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धते नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। अर्थात ना ही से कोई चोर चुरा सकता है और ना ही कोई राज्य से हर सकता है। यह भाइयों में बंटवारा नहीं किया जा सकता और ना ही यह किसी पर बोझ है। इसे जितना भी खर्च करे उतना ही बढ़ता जाता है। विद्या रूपी संपदा ही सभी संपदाओं में सर्वश्रेष्ठ है। तो आइए विद्यार्थियों, मैं बाल सुब्रमण्यम राव आप सभी को संविधान की कक्षाएं प्रारंभ करने के लिए आमंत्रित करता हूं। आप आएँ और साथ में हमारे साथ संविधान पढ़ें और प्री के पहले संविधान की सारी कक्षाएं करके अपने विद्या रूपी संपदा को बढ़ाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं। संविधान का पहला अध्याय जो हम शुरुआत करेंगे वो है भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास। इसमें हम ये जानेंगे कि भारतीय संविधान किस प्रकार से शुरू हुआ। जब अंग्रेज भारत आए और उन्होंने भारत में कुछ नियम और कायदे लागू किए, लेकिन ये नियम कायदे उन पर भी लागू थे जब वो भारत में आने वाले थे व्यापार करने के लिए। तो यही सब हम जानेंगे शुरुआत से लेकर के भारत की आज़ादी तक कि कैसे संविधान का निर्माण हुआ और कैसे उसमें बदलाव होते गए। भारतीय संविधान के जो ऐतिहासिक विकास की पृष्ठभूमि है वो कुछ इस प्रकार से है। सन 1600 में जो महारानी एलिजाबेथ है, उन्होंने एक रॉयल चार्टर के द्वारा, एक रॉयल चार्टर जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था व्यापार करने के लिए, है ना, उसी की एक प्रति का जूम किया हुआ हिस्सा है जहां पर लिखा हुआ है कॉपी ऑफ चार्टर ग्रांटेड क्वीन एलिजाबेथ प्रथम, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 को दिया गया था। ठीक है, तो रॉयल चार्टर के द्वारा महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो ईस्ट एशिया हमारा जो देश स्थित है उसे ईस्ट एशिया के नाम से यूरोप में जाना जाता था, तो उन्होंने इस व्यापारिक समूह को ईस्ट इंडीज में काम करने के लिए एकाधिकार दिया, व्यापार का एकाधिकार दिया, उसे ही रॉयल चार्टर कहा जाता है। और इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एशिया महाद्वीप, उपमहाद्वीप जो बोलते हैं भारतीय उपमहाद्वीप, वहां पर व्यापार करने के लिए आई। उनका मुख्य मकसद था कि भारत आए और भारत से व्यापार करें, क्योंकि भारत, अरब, यूरोप और उसके बाद कहीं जाके ब्रिटेन को भारतीय जो मसाले, भारतीय जो सामान मिलता था, तो बीच में जो बिचौलिए थे बहुत ज़्यादा अपना उसके मूल्य को जो बढ़ा देते थे, इसलिए ब्रिटेन सीधे ही भारत से व्यापार करना चाह रहा था और इसलिए वो व्यापार करने के लिए सन 1600 में रॉयल चार्टर का लेकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट से इजाज़त लेकर के वो भारत आता है और व्यापार करता है। अब देखिए, ये व्यापारी वर्ग जो 1600 में भारत में प्रवेश करता है व्यापार करने के लिए, लेकिन अब ये कूटनीति के द्वारा अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए, जो उस समय भारत में सुल्तान हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, व्यापारी हुआ करते थे, उनसे साठ गांठ करके अपने व्यापार को फैला रहे थे। और ऐसा फैलाते फैलाते लगभग 100 सालों तक, है ना, 100 साल हो गए, उससे ज़्यादा हो गए, लगभग 150 सालों तक वो व्यापार कर रहे थे। लेकिन अब इतिहास के जो युद्ध है, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, आप इतिहास में पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्यों हुआ और कैसे हुआ। इस युद्ध ने जाने अनजाने ही इन अंग्रेजी व्यापारियों को भारत में सत्ता दिला दी, है ना। वो अब दीवानी अधिकार प्राप्त कर चुके थे। कहां कहां के? पहला बंगाल, दूसरा बिहार, है ना, और तीसरा उड़ीसा। ये तीनों क्षेत्र अगर हम बात करें, है ना, तो ये जो तीनों क्षेत्र थे, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, है ना, उस समय ये क्षेत्र उन्हें अनायास ही प्राप्त हो गया था। और इस प्रकार वो अब यहां पर व्यापार करने के साथ ही सत्ता को प्राप्त कर चुके थे, लेकिन उन्होंने सत्ता को उपभोग नहीं किया। उन्होंने अपने ही एक छद्म राजा या सुल्तान को बैठा करके वहां के व्यापार पर एकाधिकार जमाया और भारतीय जो व्यापार था उसे धीरे 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 खत्म करने लगे। ठीक है, अब चूंकि भारत में यह व्यापारिक कंपनी बहुत मुनाफा कमा रही है और यह सब मुनाफा जो है ब्रिटेन जा रहा है, तो वहां की जो राजशाही है, वहां की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है,
उन्होंने यह देखा कि कैसे एक व्यापारिक संस्था जो है भारत में राज्य भी कर रही है और वहां से जो मनी ड्रेन कर रहा है ना, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ हो रहा है। तो उन्होंने अब ये व्यापारिक समूह जिन्हें एकाधिकार दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, अब उस पर कंट्रोल करना चाह रहा है, उन्हें रेगुलेट करना चाह रहा है, उस पर नियंत्रण करना चाह रहा है। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है 1973 में रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आती है और तब से लेकर के 1857 तक एक चार्टर एक्ट की श्रृंखला चलती है और वही सब हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, अब 1857 में होता है सिपाही विद्रोह, जिसे भारत में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम विद्रोह भी कहते हैं। इसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसे लगने लगा कि यह व्यापारिक समूह अब ज्यादा दिन तक भारत पर राज्य कर नहीं सकता, अतः उन्हें खुद ही कमान संभालनी होगी और इसलिए उन्होंने भारत में 1858 में क्राउन का शासन लगा दिया। क्राउन का शासन अर्थात सीधे राजशाही के अंदर भारत उपमहाद्वीप को ले आया गया था। मतलब जो भी क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थे वो सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत आ गए और उन पर सीधे राजशाही लागू हो गई। उस समय क्वीन विक्टोरिया थी, इसलिए इसे क्राउन का शासन उनके अंतर्गत शुरू हुआ। ठीक है, अब इसके बाद भारत परिषद अधिनियम नाम के एक्ट आए, उनकी श्रृंखला आई जिसे हम क्राउन के बाद का शासन है तो क्राउन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। 1934 में एम.एन. रॉय एक साम्यवादी नेता थे और उन्हें ही भारत में साम्यवाद के प्रणेता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने एक सुझाव दिया था कि भारत में जिस प्रकार ब्रिटेन में संविधान सभा है, संविधान है, उसी प्रकार भारत में भी संविधान सभा का निर्माण किया जाए जो कि भारत के लिए एक संविधान बनाए। और इन्हीं सुझावों को ध्यान में रखते हुए सन 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया भारत में और इस प्रकार इस संविधान सभा द्वारा बनाए गए संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और इस प्रकार भारत में संविधान का अस्तित्व आया। तो ये एक पृष्ठभूमि थी जो हम आज लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आगे के बारे में। ये उसकी कॉपी है रॉयल चार्टर की और ये ब्रिटिश अधिकारी हैं जो कि उस समय के किसी सुल्तान के साथ व्यापार के लिए सांठगांठ कर रहे हैं। तो कंपनी का शासन चलता है 1773 से लेकर के 1858 तक। 1773 में सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लागू किया, किन पर? ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। तब उसमें सबसे 3 प्रमुख बातें थी। पहला कि यह जो पहला कदम था ब्रिटिश गवर्नमेंट का ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित और नियंत्रित करने के लिए। अब कंपनी जो है अपनी स्वेच्छा से कोई भी बड़े निर्णय नहीं ले सकती थी, वो सब अधीन थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के। ठीक है, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी। और ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है लगभग 150 सालों से भारत में व्यापार कर रही है, उन्हें पता है भारतीय व्यवस्था कैसे काम करती है और ब्रिटिश गवर्नमेंट अचानक से अपने अधिकारियों को यहाँ पर ला करके इस सब को अस्त व्यस्त नहीं करना चाहती थी, ये व्यवस्था को, है ना। इसीलिए उन्होंने कंपनी के कार्यों को ही मान्यता दी थी, वो भी राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों कार्य, कि भाई आप दोनों तरीकों से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ कार्य करिए। और तीसरा, केंद्रीय प्रशासन की नींव। अब चूंकि यह व्यापारिक समूह अब सीधे ब्रिटेन से नियंत्रित हो रहा था, इसलिए यह पहली बार हुआ कि केंद्रीकृत प्रशासन की नींव इसमें रखी गई। ठीक है, अब इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे अब बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल कहलाने लगा। सिर्फ शब्द चेंज हो रहे हैं, गवर्नर से गवर्नर जनरल, लेकिन साथ में उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। पहले गवर्नर अकेला होता था, उसके निर्णय ही सर्वोच्च होते थे, लेकिन अब उसके पास 4 सहायक कार्यकारी परिषद थे, है ना, जो कि उसकी सहायता करते थे निर्णय लेने में, और कुछ उसके जो कार्य हैं उसको बांट दिया जाता था ताकि गवर्नर के ऊपर ज्यादा वर्कलोड ना हो। ठीक है, इस प्रकार पहला जो गवर्नर था वह था वॉरेन हेस्टिंग्स। ये प्री के फैक्ट हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे, है ना, इसे आप ध्यान रखिए। और याद नहीं भी हो रहा है तो बार बार इन चीजों को देखिए, तो आपको चीजें अपने आप ही याद हो जाएंगी, जो एग्जाम में आपको क्लिक कर जाएगा कि भाई ये था ये था। ठीक है, तो इस प्रकार पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स, और यह जनरली पूछा भी जाता है कि कौन था पहला गवर्नर जनरल। ठीक है, अब 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे।
ठीक है, ये है उसकी फोटो जो कलकत्ता में पहला न्यायालय बनाया गया था, है ना। तो आप ऐसे रिलेट करके भी याद कर सकते हैं जो आपको आसानी से याद हो जाए, ठीक है। अब कंपनी के जो अधिकारी थे उन्हें निजी व्यापार और उपहार लेने तथा रिश्वत लेने में प्रतिबंधित कर दिया गया। पहले क्या हो रहा था, एक व्यापारिक कंपनी थी तो उसके कंपनी के कर्मचारी कुछ भी करे, कंपनी को कोई ध्यान नहीं होता था, क्योंकि उनका सारा जो ध्यान था मुनाफाखोरी में होता था कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा मुनाफा ले सके। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि ये जो व्यवस्था है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिसाब से, जैसे ब्रिटेन में चलती है व्यवस्था वैसी यहां भी हो, तो यहां जो उनके कर्मचारी हो वो वैसे ही बर्ताव करे, कार्य करे जैसे ब्रिटेन में करते हैं। तो जितने भी अनैतिक कर्म थे, जैसे कि कार्य थे, है ना, निजी व्यापार करना, आप शासकीय नौकरी में रहते निजी व्यापार नहीं कर सकते, जो कि आज भी भारतीय व्यवस्था में विद्यमान है। यदि आप शासकीय सेवक हैं तो आज वो आप कोई भी निजी व्यापार नहीं कर सकते। उपहार लेना, किसी से भी काम करने के एवज में आप किसी से कोई उपहार नहीं ले सकते, ये आज भी विद्यमान है, ठीक है। और रिश्वत लेना ये तो एक अनैतिक कार्य ही माना जाता है हमारे समाज में। तो इस प्रकार की चीजों को प्रतिबंधित करने को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोशिश की, है ना। और तीसरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये है कि निदेशक मंडल, है ना। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के आधार पर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो चाह रही थी कि भारत में जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है उस पर एक प्रकार का सर्विलेंस किया जाए, उन पर निगरानी रखी जाए। तो इसलिए ये जो सदस्य था निदेशक मंडल का, वो कंपनी के कार्यों पर निगरानी करता था और उसके कार्यों को निरीक्षण वगैरह भी कर सकता था। तो इस प्रकार एक सशक्त नियंत्रण जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंपनी के ऊपर लागू कर दिया गया। अब आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। यह कुछ नहीं है, जो भी 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां रह गई थी उनको सुधारने के लिए यह एक्ट लाया गया था। इसमें कुछ ऐसा विशेष नहीं है जो हम अपने एग्जाम के लिए देख सकें। यह उस समय का ब्रिटिश भारत है जहां पर 3 प्रेसिडेंसियां उस समय मौजूद थी, ठीक है। एक था बंगाल रीजन, दूसरा था मद्रास और तीसरा था बॉम्बे। उस समय के 3 प्रमुख प्रेसिडेंसियां थी और बंगाल वाला क्षेत्र शक्तियों के मामले में ज़्यादा सशक्त था उस समय। और थोड़े दिन बाद ऐसा होता है कि दोनों प्रेसिडेंसियां भी बंगाल के अंतर्गत आ जाती हैं, जो हम आने वाले जो अपने चार्टर एक्ट हैं उसमें देखेंगे, ठीक है। ये उस समय का भारत है, ब्रिटिश भारत, जो कि बर्मा से लेके अफगानिस्तान तक फैला हुआ है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों ने पूरे भारत पर राज किया था, कुछ कुछ क्षेत्र थे जहां पर उन्होंने राज किया और बाकी सब राजशाही के अंतर्गत आते थे, जिसे भारत के आज़ाद होने पर भारत में सम्मिलित कर लिया गया, ठीक है। अब 1784 में आता है पिट्स इंडिया एक्ट। अब इस अधिनियम की विशेषता यह है कि कंपनी के कार्य का पृथक्करण कर दिया गया। अर्थात कंपनी अब 2 प्रकार के कार्य थे, व्यापारिक और राजनीतिक, तो दोनों कार्यों का पृथक्करण कर दिया गया। कंपनी अब व्यापारिक कार्य अलग करेगी और राजनीतिक कार्य अलग करेगी। अब वो कौन करेगा? राजनीतिक मामलों के नियंत्रण जो है वो नियंत्रण बोर्ड, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी कहा जाता है ना, उसे दे दिया गया वो। और जो व्यापारिक मामले थे वो निदेशक मंडल के हाथों में आते थे, जिसके बारे में हम पिछले स्लाइड में पढ़ चुके हैं। निदेशक मंडल जो कि कंपनी के कार्यों पर निगरानी रखने के लिए नियुक्त किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो नियंत्रण बोर्ड या नियंत्रण मंडल को कंपनी के जो कंपनी अधीन क्षेत्र थे वहां पर रहने वाले नागरिक, सैनिक और राज्य से संबंधी किसी भी कार्य का अधीक्षण एवं नियंत्रण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था, है ना। तो आप बात समझिए, दोनों ही प्रकार से कंपनी के ऊपर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो निगरानी कर रही है, निदेशक मंडल के द्वारा व्यापारिक कार्यों पर और नियंत्रण मंडल के द्वारा राजनीतिक कार्यों पर। तो इस प्रकार से जो कंपनी है पूर्ण रूप से अब आजाद और स्वैच्छिक नहीं है कार्य करने के लिए, उस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक प्रतिनिधि हमेशा मौजूद रहता है, ठीक है। अब यह 2 कारणों से महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी के अधीन क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित किया, ठीक है। उस समय जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके जो जितने भी अधीन क्षेत्र आ रहे थे भारत में, उन सभी को उन्होंने कहा कि हाँ अब भाई अब ये ब्रिटेन के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा, कंपनी के कार्य और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण।
इसका हम पहले भी पढ़ चुके हैं, केंद्रीकृत प्रशासन, जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट सर्वोच्च पद पर है और वो कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण कर रहा है, वही बात है। लेकिन इसे ज्यादा मजबूती के साथ कहा गया क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट अब बोल रही है कि भारत भी अब ब्रिटिश की कॉलोनी बन रहा है। उसके बाद आता है 1833 का चार्टर अधिनियम। इसके पहले बीच में भी कुछ है, लेकिन हम उन्हीं अधिनियम को पढ़ रहे हैं जो संवैधानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है ना। अब इसे भी केंद्रीकरण की ओर एक निर्णायक कदम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कंपनी के प्रति ज्यादा सख्त और कठोर हो रही है। अब इस अधिनियम की विशेषताओं के बारे में बात करें तो अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और उसके पास जो है नागरिक सैनिक शक्तियां उसी में निहित हो गई। जैसा कि हमारे राष्ट्रपति के पास ये शक्तियां निहित हैं, वैसे ही गवर्नर जनरल जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल था और उसे अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, यह है विलियम बेंटिक जो कि भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। ये भी प्री के फैक्ट हैं, आप याद रखिए। ठीक है, अब मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, अब ये दोनों जो है कलकत्ता के अधीन आ गए। ठीक है, ये दोनों ही प्रेसिडेंसियों को अब विधायिका संबंधी जो शक्तियां थी उनके पास थी पहले, अब उनसे वंचित कर दिया गया। अब सारे निर्णय जो है भारत के गवर्नर जनरल जो कि कलकत्ता स्थित अपने कार्यालय में रहते थे वहां से नियंत्रित होते थे। ठीक है, अब यह बोला गया कि 1833 के जो 1833 के जो अधिनियम है उसके पहले बनाए गए जितने भी कानून हैं उन्हें नियामक कानून कहा जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जितने भी कानून बनाए जाएंगे उन्हें अधिनियम या एक्ट कहा जाएगा। जैसा कि हम आज अपने वर्तमान संविधान में देखते हैं उसमें अभी भी अधिनियम या एक्ट का ही उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार आप ये देखेंगे कि जो अभी का भारतीय संविधान है उसमें बहुत सारे तथ्य जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लागू किए गए अधिनियम से भी लिए गए हैं। ठीक है, तो ये आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी विशुद्ध प्रशासनिक निकाय बन गई। जैसा कि हम जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक संस्था थी जो मुनाफा कमाने के लिए भारत में आई थी, लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट अधिनियम के तहत इसे कंट्रोल करना चाह रहे थे तो उसकी व्यापारिक गतिविधियों को बिल्कुल ही अलग कर दिया गया। अब ब्रिटेन में जितने भी व्यापारिक संस्थाएं थे उन्हें खुली छूट दी गई कि वे आए भारत और व्यापार करें, और ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है विशुद्ध एक प्रशासनिक निकाय बना दिया गया भारत के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, अब सिविल सेवा की चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन का प्रयास किया गया। प्रयास इसलिए किया गया कि अब भारतीयों को भी इसे मौका देने का जो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी, लेकिन निदेशक मंडल के द्वारा इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया गया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भारतीय जो है वो कंपनी में कार्य करें। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे सीधा इनकी कार्यप्रणाली पर असर पड़ता। वो ये नहीं सोच रहे थे कि भारतीय अगर इसमें शामिल होंगे तो उनके कार्य करने के लिए भारत में उनकी जो आयु है, कार्य करने का कार्यकाल है, वो बढ़ जाएगा, और ये गलती उन्होंने की और इसका खर्जाना भी उन्हें भुगतना पड़ा सन 1857 के क्रांति के रूप में। और इसके बाद वो धीरे धीरे इस पर सहमत हुए कि भारतीयों को भी इसमें शामिल किया जाए। ठीक है, अब चार्टर अधिनियम 1853 ये अंतिम है जो कि कंपनी के अधीन अधिनियम बना। अब इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुए, लेकिन गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसमें विधायी और प्रशासनिक कार्यों का पृथक्करण कर दिया गया। पहले क्या किया गया था? कंपनी के कार्यों का पृथक्करण किया गया था, लेकिन अब यहां पर गवर्नर जनरल के कार्यों, परिषद के कार्यों का पृथक्करण कर दिया गया। इसमें से कुछ परिषद के जो सदस्य थे उन्हें विधायी शक्तियां और बाकियों को प्रशासनिक कार्यों के लिए अलग अलग निर्धारित कर दिया गया। ठीक है, अब केंद्रीय भारतीय विधान परिषद का भी गठन किया गया जिसे छोटी संसद भी कहा जाता है। यह छोटी संसद इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो कार्यप्रणाली है, इसका जो गठन है ब्रिटेन में स्थित संसद के समतुल्य है, इसलिए इसे भारत के परिप्रेक्ष्य में छोटी संसद की उपाधि दी गई। अब सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया।
जो पिछले अधिनियम में हमने देखा कि सिविल सेवा के लिए किसमें 1833 में आवेदन का प्रयास तो किया गया था, लेकिन निदेशक मंडल द्वारा इसे स्वीकृति नहीं दी गई थी। लेकिन 1853 के जो अधिनियम है इसमें इन्हें अनुमति प्राप्त हो गई और अनुमति के साथ ही 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई, जिनका यह देखना था कि सिविल सेवा में भारतीयों का प्रवेश किस प्रकार से कराया जाए। और ये वही मैकाले हैं जिन्होंने भारतीयों के लिए शिक्षा नियम अधिनियम वगैरह बनाए। तो आप ये दोनों को रिलेट कर सकते हैं कि शिक्षा वाले मैकाले समिति और उन्होंने ही भारतीय सिविल सेवकों को, जो भारतीय अभ्यर्थी थे, उन्हें सिविल सेवा में कैसे भेजा जाए और इसका चयन कैसे किया जाए, इसका निर्धारण इस समिति के द्वारा ही किया गया। ठीक है। अब पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व दिया गया। 6 सदस्य में से 4 सदस्य भारतीय प्रांतीय सरकारों में से आए। पहला बंगाल, दूसरा मद्रास, तीसरा बंबई और चौथा आगरा। ये 4 प्रांतीय सरकारी क्षेत्र थे जहां पर से 4 सदस्यों को लिया गया था। ठीक है। यह है महारानी विक्टोरिया, जिसके अंतर्गत भारत आया और इसे ही क्राउन का शासन कहा गया। क्राउन का शासन क्यों? क्योंकि राजशाही चल रहा था और महारानी विक्टोरिया उस समय वहां की रानी थी, इसलिए। अब 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए भारत सरकार अधिनियम पारित कर दिया। इससे क्या हुआ? इस एक्ट के जरिए भारत का शासन सीधे क्राउन का शासन बन गया, क्राउन के पास चला गया। राजशाही अब भारत में लागू हो गई थी। ठीक है। और इस एक्ट के बाद जो कैनिंग थे भारत के पहले वायसराय बनाए गए और ये थे कैनिंग। यही वो व्यक्ति है जो कि भारत का पहला वायसराय बना। और भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? माउंटबेटन। हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ताज का शासन या क्राउन का शासन भारत में कब से कब तक चला? 1858 से लेकर के भारत के आजादी तक। भारत शासन अधिनियम 1958। अब अंग्रेज एक अलग प्रकार का छद्म भारतीय लोगों के लिए प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम। मतलब उनका मानना था कि भारतीय जो है किसी भी प्रकार से अच्छे नहीं है, सर्वश्रेष्ठ वो स्वयं को मानते थे। इसलिए भारतीय लोगों को कुछ ऐसा ही बताने के लिए उन्होंने ऐसा बताया कि भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम है। कौन सा? भारतीय शासन अधिनियम 1858। ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने के बाद ही भारतीय लोग जो है सभ्य हुआ, ऐसा वो बताना चाह रहे हैं, जो कि ऐसा है नहीं। भारतीय हमेशा से सर्वश्रेष्ठ थे और हैं और रहेंगे। ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। जो गवर्नर क्षेत्र थे, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आते थे, राजस्व संबंधी क्षेत्र और जितनी भी शक्तियां थी, वो सारी ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश राज को हस्तांतरित कर दी गई। अब इस अधिनियम की विशेषताओं के बारे में बात करें तो गवर्नर जनरल का पद को भारत का वायसराय नामक पद से स्थानांतरित कर दिया गया। अब भारत का वायसराय कहलाएगा। ठीक है। लेकिन गवर्नर जनरल बाकी जो 2 प्रेसिडेंसियां थी, मुंबई और मद्रास, वहां पर यह पद अभी भी विद्यमान थे। चूंकि भारत का वायसराय जो है सर्वोच्च पद था, इन दोनों से भी ऊपर था, इसलिए इस पद का नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया। लेकिन अगर मान लो कलकत्ता का जो भारत का वायसराय जो कलकत्ता में अभी बैठा हुआ है, वहां काम कर रहा है और कलकत्ता के प्रेसिडेंसी के लिए कुछ निर्णय लेता है, तो वो एज अ गवर्नर जनरल ही लेता है। लेकिन भारत के परिक्षेत्र में या किसी राजा से यदि वो मिलने जाता है एज अ ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रतिनिधि, तो वो वायसराय कहलाता है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। अब वायसराय जो है ब्रिटिश शासक का प्रतिनिधि, जो मैंने अभी बताया आपको। ठीक है। और पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग हम पहले ही देख चुके हैं। ठीक है। नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट दोनों समाप्त कर दिए गए। अब ये दोनों के समाप्त करने का कारण क्या हो सकता है? क्योंकि निदेशक मंडल और जो नियंत्रक मंडल, ये दोनों का ही कार्य जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों का नियंत्रण करना, उनकी निगरानी करना था। चूंकि अब कंपनी ही समाप्त हो गई है, गवर्नमेंट सीधे ही यहाँ शासन कर रही है भारत में, तो इन दोनों ही संस्थाओं का कोई औचित्य नहीं था, इसलिए इन दोनों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया। अब ये राज्य का सचिव वह व्यक्ति था
जो कि भारत में होने वाले सारे कार्यों को, है ना, वायसराय के सहायता से क्रियान्वयन भी करवाता था और उनसे रिपोर्ट भी लेता था। और ये व्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण और उच्च आसीन पद पर था, क्योंकि ये इसी के पास भारतीय उपमहाद्वीप में होने वाले निर्णय की सारी शक्तियां निहित थी। यह कैबिनेट का सदस्य होता था, किसके? ब्रिटिश संसद के कैबिनेट का सदस्य होता था, और इसकी जवाबदारी ब्रिटिश संसद के प्रति होती थी, ये उनके प्रति उत्तरदायी होता था। ठीक है। अब भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय, है ना, सलाहकार समिति का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष वह स्वयं था। ठीक है, ये हो गया 1858 के अधिनियम के कुछ बातें। और भारत सचिव की परिषद एक निगमित निकाय थी, अर्थात यह भारत और इंग्लैंड में मुकदमा दायर कर सकता था, और इस पर भी यदि कोई अनियमितता हो तो इस पर भी मुकदमा दायर किया जा सकता था, इसलिए इसे एक निगमित निकाय कहा गया। ठीक है। अब इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था प्रशासनिक मशीनरी में सुधार लाना, ना कि भारत में ब्रिटिश शासन प्रणाली में कोई परिवर्तन करना। अंतर समझ रहे हैं? वो चाहते थे कि भारत में राज करने के लिए जो मशीनरी है उसे ज्यादा से ज्यादा सुदृढ़ किया जा सके, लेकिन उन्होंने स्वयं के शासन प्रणाली, है ना, उस पर कोई परिवर्तन नहीं किया। अब भारत परिषद अधिनियम 1861। ठीक है। भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग। देखिए वही बात हुई, स्वतंत्रता के पूर्व वो नहीं चाहते थे कि भारतीय जो है, मतलब स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व वो भी नहीं चाहते थे कि भारतीय इसमें सत्ता में शामिल हो, सरकार में शामिल हो, लेकिन अब वो खुद चाहते हैं कि भारतीय इसमें शामिल हो ताकि वो लंबे समय तक यहां पर शासन कर सके। ठीक है। तो 1861, 1892 और 1909 के जो अधिनियम है लगभग उसी आधार पर बनाए गए कि भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा सहयोग इसमें लिया जा सके। ठीक है। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों का प्रतिनिधित्व अब दिया गया, क्योंकि अब वो भी समझ रहे थे कि भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले लोग अपने देश को ज्यादा जानते हैं, इसलिए उनको कानून बनाने में शामिल किया जाए ताकि वो अपने हिसाब से इन कानून को बनाने में गवर्नमेंट की सहायता कर सके, ताकि वो भी यहाँ ज्यादा से ज्यादा दिनों तक बने रहें। ठीक है। अब 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया, और ये 3 कौन थे? पहले थे बनारस के राजा, दूसरे थे पटियाला के महाराजा, और तीसरे थे सर दिनकर राव। ये शॉर्ट्स आप भी अपने नोट्स में बना सकते हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा जो है कंटेंट याद कर सकें। आपको हर चीज को लिखने की जरूरत नहीं है, अभी ये भी आपको समझाने के लिए लिखा गया है। आप चाहें तो इनके भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप शॉर्ट नोट्स ही बनाएं, क्योंकि हमारे पास इतने 23 से 24 सब्जेक्ट हैं, सबके बहुत सारे नोट्स बनाना संभव है भी नहीं। अगर आप बनाने बैठे तो आपका समय भी बहुत ज़्यादा जाएगा, इसलिए आप छोटे छोटे नोट्स बनाएं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है। तो ये 3 व्यक्ति कौन थे? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा, और तीसरे थे सर दिनकर राव। अब विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का शुभारंभ हुआ। अब इसका क्या तात्पर्य है? जो 3 प्रेसिडेंसियां थी उसमें से मुंबई और मद्रास से विधायी शक्तियां छीन ली गई थी, अब उन्हें पुनः विधायी शक्तियां दी जाने लगी। क्यों? क्योंकि जो भारतीय ब्रिटिश क्षेत्र था वो धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। मुंबई वाला क्षेत्र बढ़ रहा है, साउथ का क्षेत्र, तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है जहां मद्रास स्थित है वो भी बढ़ रहा है। तो अब उनको भी शक्तियां चाहिए कि भाई हमारे क्षेत्र में जो भी कार्य हो रहे हैं उनके लिए हम नियम बना सके। हर चीज के लिए वो केंद्र पर अर्थात वायसराय और की परिषद पर निर्भर नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्हें भी कुछ विधायी शक्तियां दी गई कि भाई आप भी अपने क्षेत्र में कुछ कार्य करवा लिए। ठीक है। अब पंजाब उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब का ऊपरी क्षेत्र है जो उस समय पाकिस्तान, अभी वर्तमान का जो पाकिस्तान अफगानिस्तान से लगा हुआ क्षेत्र है वो, और बंगाल में विधान परिषद का गठन किया गया। ये कब हुआ? 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत। ठीक है। वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक शक्तियां प्रदान की गई। वायसराय भारत राज्य सचिव के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली पद था। चूंकि वो भारत में स्वयं ही स्थित होता था, इसलिए भारत के परिषद में यह सबसे सर्वोच्च पद था और शक्तिशाली पद था। ठीक है। लेकिन उसके बाद भी परिषद के कार्य संचालन के लिए उन्हें और भी ज्यादा शक्ति दी जाने लगी। वायसराय को आपातकालीन स्थिति में परिषद की अनुमति के बिना भी निर्णय लेने का अधिकार था, जो कि 6 माह तक अध्यादेश की उसकी आयु रहती थी। और ये आप इसको देख करके समझे होंगे कि भारतीय राष्ट्रपति के पास भी यही शक्तियां हैं। अगर मंत्रिपरिषद कोई
चीज के लिए अगर तैयार नहीं है तो राष्ट्रपति कोई भी नियम या कानून बना सकता है, लेकिन वह अध्यादेश के रूप में केवल 6 महीने तक ही लागू होता है। इस प्रकार यह हमारे भारतीय संविधान में आज भी विद्यमान है। ठीक है, तो ये वो नियम है जो आज भी भारतीय संविधान में आपको प्राप्त होंगे। ठीक है, अब भारत परिषद अधिनियम 1892, इसमें केवल 3 कार्य हुए महत्वपूर्ण कार्य। वो है केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया, लेकिन सदस्यों की संख्या के बढ़ाने के बावजूद भी इसमें सरकारी सदस्यों की संख्या अधिक थी, ताकि कोई भी निर्णय या मत जो है सरकारी पक्ष की ओर झुका रहे, वो ऐसे उनके जो आदेश या निर्णय लेने की क्षमता पर ज्यादा असर ना पड़े इसलिए। लेकिन उन्होंने बढ़ाया संख्या क्योंकि वो भी भारतीयों को उसमें शामिल करना चाह रहे थे। विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई। अब बजट में प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य कर दिया गया। पहले क्या होता था कि जो भी विधान परिषद निर्णय ले रहा है तो उसके बारे में कोई जवाबदेही नहीं थी, खर्च कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन अब इसमें एक उन पर बोलेंगे तो कार्य दिया गया कि वह बजट वाले प्रश्नों का उत्तर उन्हें देना अनिवार्य कर दिया गया, तो उन पर भी एक जवाबदारी उत्तरदायित्व तो आया है। ठीक है, अब वायसराय की शक्तियां, केंद्रीय विधान परिषद वायसराय की शक्तियों में और इजाफा किया गया। क्या किया गया? केंद्रीय विधान परिषद में और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एक तो विधान परिषद, दूसरा व्यापारिक परिषद, दोनों में ही गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन वायसराय करता था। सरकारी तो गवर्नमेंट से ही आते हैं, लेकिन गैर सरकारी पर भी वायसराय को ही अधिकार दिया गया कि भाई आप जो है गैर सरकारी सदस्यों का चयन कर सकते हैं, उनका नामांकन दे सकते हैं। कुल मिला के वो अपने ही सदस्यों को, अपने ही व्यक्तियों को इन संस्थाओं में रखना चाहते थे ताकि वह अपने कार्य को मनमाना ढंग से कर सके। ठीक है, ये हो गया भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के लिए। अब ये दो व्यक्ति जॉन मार्ले और वायसराय मिंटो, इनके द्वारा ही अगला जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1919 दिया गया, जिसे ही मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। मार्ले तत्कालीन राज्य सचिव थे, ठीक है, और मिंटो जो थे भारत के वायसराय। ये राज्य सचिव थे, कहाँ बैठते थे? ब्रिटेन में, और ये वायसराय भारत में। ठीक है, अब केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषद के आकार में वृद्धि हुई। अभी जो 16 सदस्यीय जो इनकी परिषद थी, उन्हें उनके सदस्यों की संख्या 60 कर दी गई। ठीक है, पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर के कार्य के जो परिषद होती थी उसमें एसोसिएशन बनने का प्रावधान किया गया, और पहले सदस्य के रूप में सत्येंद्र प्रसाद सिंह का चयन किया गया, जिन्हें विधि सदस्य के रूप में परिषद में स्थान दिया गया। अधिकतर जो भारतीय थे उन्हें विधि सदस्य के रूप में ही इस परिषद में एंट्री होती थी, क्योंकि उस समय लॉ के जो पढ़ाई थी उस पर ज़्यादा जोर था, और ऐसे ही सदस्यों को इसमें मौका मिलता था। ठीक है, अब सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। यह पहली बार था भारत में जब मुस्लिम, सिख और अन्य, मतलब इन दोनों को छोड़ के जितने भी अन्य धर्म के लोग थे उन्हें एक कर दिया गया, और इन 3 वर्गों में सांप्रदायिक के आधार पर जो है प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। इसीलिए सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जो वायसराय मिंटो हैं उन्हें जाना जाता है। ये प्री का फैक्ट है, आप याद रखेंगे। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये प्री का फैक्ट है। अब ये है चेम्सफोर्ड और यह है मॉन्टेग्न्यू, जो कि 1919 के अधिनियम के जनक हैं, और इन्हें ही मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। और मॉन्टेग जो थे उस समय भारत के राज्य सचिव, और चेम्सफोर्ड जो थे भारत के वायसराय। आप याद रखेंगे तो आपको एक हिसाब से डेट सन के हिसाब से आपको वायसराय के नाम भी याद हो जाएंगे, जो कि महत्वपूर्ण है। आप एक साथ किसी भी नाम को याद नहीं कर सकते, तो आप इसको रिलेट करिए कि कौन सा अधिनियम में कौन से वायसराय। राज्य सचिव तो उतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको वायसराय के नाम याद होने चाहिए। इतिहास के प्रश्नों के आधार पर मैं बोल रहा हूँ, संविधान में ऐसा हो जरूरी नहीं। ठीक है, अब इस अधिनियम की विशेषताओं के बारे में बात करें। प्रांतीय विषय को 2 भागों में विभक्त कर दिया गया, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय वायसराय के पास इसकी शक्तियां थी, और जो आरक्षित विषय थे वो उसके परिषद के पास सुरक्षित होते थे कि इस पर निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र होते थे। ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। कहां पर?
भारत में। ठीक है, वायसराय की कार्यकारी परिषद जो 6 सदस्य की थी उसमें से 3 सदस्य भारतीय होना आवश्यक कर दिया गया। पहले क्या होता था कि इन परिषद में सारे सदस्य अंग्रेज ही होते थे, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट परिवर्तन चाह रही थी भारतीय परिक्षेप में कि भारतीयों को भी यहाँ पर मौका मिले, इसलिए 3 सदस्य मतलब जो 50% सदस्य उन्हें भारतीय होना अनिवार्य कर दिया गया। सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन का सिद्धांत का विस्तार किया गया। ठीक है, अब चूंकि मुस्लिम, सिख और इसमें ऐड किया गया यूरोपियन जो अंग्रेज होते थे उन्हें, जिसे आंग्ल भारतीय भी कहा गया बाद में, और इन तीनों को छोड़ करके जो अन्य हिंदू और जैन, बुद्ध, इन सभी को एक ही श्रेणी में रखा गया। ठीक है, तो इसका विस्तार किया गया। अब मताधिकार की शक्ति के लिए इन्होंने क्या किया, संपत्ति, जिसके पास ज्यादा संपत्ति हो, कर जो ज्यादा कर बटाता हो, और शिक्षा जो ज्यादा पढ़ा लिखा हो, उसके आधार पर सीमित मताधिकार की शक्ति दी गई भारत में। ठीक है, इन्हीं 3 प्रकार के वर्गों के लोगों को मताधिकार का अधिकार दिया गया उस समय। भारत के उच्चायुक्त कार्यालय का सृजन किया। भारत में अब ब्रिटेन का उच्चायुक्त कार्यालय भी बनाया गया। ठीक है, जहां पर भारत सचिव, राज्य सचिव के सीधे नियंत्रण में कार्य होता था। 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। भारत के लिए जितने भी बोलेंगे शासकीय सेवा थी, उनके लिए भारतीय लोक सेवा का गठन 1926 में किया गया। ठीक है, अब केंद्रीय बजट से राज्य के बजट का पृथक्करण कर दिया गया। पहले क्या होता था कि सेंटर ही सभी के लिए बनाता था बजट, लेकिन अब क्या हो रहा है, विस्तार हो चुका है। पहले की तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट के बाद भारत के ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र हैं, तो अब उन पर नियंत्रण करने के लिए, उन पर देखरेख करने के लिए, उन पर बजट निर्धारित करने के लिए उन्हें स्थानीय रूप से कुछ चाहिए, बजट की किस तरह का अलोकेशन हो सके। इसलिए उन्होंने क्या किया, सेंटर से जो राज्यों के जो बजट है उन्हें अलग कर दिया। ठीक है, यह है 1927 में साइमन कमीशन। अब इसको क्यों पढ़ना जरूरी है, क्यों, यह है साइमन, ये साइमन गोबैक के जो प्रोटेस्ट किया गया था भारतीयों के द्वारा। ठीक है, अब इसे पढ़ना जरूरी इसलिए है क्योंकि जो साइमन आयोग है वो संविधान, भारत में लागू करने वाले नए संविधान के लिए ही गठित किया गया था कि कैसे और क्यों उसको भारत में संविधान कैसे लागू किया जाए। ठीक है, अब इसका विरोध इसलिए हो रहा था क्योंकि इस आयोग में कोई भी भारतीय नहीं था। भारत में बनने वाले संविधान के लिए ब्रिटेन से आया कोई व्यक्ति अपने ब्रिटिश सदस्यों के साथ भारत में संविधान का निर्माण कर रहा है, ये तो बड़ा ही अनुचित कार्य था। इसीलिए भारतीय जो नेतृत्व है उसने इसका विरोध किया था। ठीक है, अब नवंबर 1927 को नए संविधान में भारत की स्थिति का जायजा लेने के लिए साइमन आयोग का गठन किया गया था कि भाई यहाँ पर कैसे संविधान का निर्माण किया जाए। ठीक है, जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग का यह आयोग वैधानिक था क्योंकि संसद के द्वारा इसका गठन किया गया था। ठीक है, ब्रिटिश संसद के द्वारा। ठीक है, अभी 7 सदस्यों में एक भी भारतीय नहीं था, इसीलिए इसका विरोध हुआ। ठीक है, सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसलिए सभी भारतीय दलों द्वारा इसका बहिष्कार कर दिया गया। 1930 में आयोग के द्वारा रिपोर्ट दी गई और इसी रिपोर्ट के आधार पर 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। ठीक है, अब गोलमेज सम्मेलन क्यों हुए थे, बहुत सारा लोगों के मन में क्यूरियोसिटी रहता है कि यार गोल सम्मेलन क्यों हुआ, वहां पर गांधी जी क्यों गए थे, तो क्यों गए थे, इसलिए गए थे क्योंकि ये आयोग ने जो रिपोर्ट दी थी इस पर ही विचार करने के लिए कि भारत में किस प्रकार संविधान लागू किया जाए, कैसा संविधान बने, इस पर चर्चा करने के लिए ही गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, सम्मेलन की चर्चा के आधार पर ही संवैधानिक सुधार पर एक श्वेत पत्र भी उस समय लाया गया, किसके द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और समिति की सिफारिश पर ही भारतीय परिषद अधिनियम 1935 में संशोधनों के साथ शामिल किया गया। और 1935 जो है भारतीय संविधान के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि इसके बहुत से अधिनियम 1935 के अधिनियम से सीधे ही लिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सांप्रदायिक अवार्ड, ब्रिटिश पीएम रैमजी मैकडॉनल्ड, उन्होंने 1932 में अल्पसंख्यकों के लिए प्रतिनिधित्व पर एक योजना दी। ठीक है, पृथक दलित निर्वाचन व्यवस्था। अब उस समय इन्होंने क्या किया कि दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचन व्यवस्था ही स्थापित कर दी, जिसका कड़ा विरोध जो है गांधी जी द्वारा किया गया। और गांधी जी के असहमत होने के कारण ही जो आईएनसी थी उस समय की, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और दलित नेता जिसमें अंबेडकर जी मुख्य थे,
उनके मध्य पुनः समझौता हुआ था, जिसके बाद जो है दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था को स्थगित किया गया और उन्हें हिंदुओं की श्रेणी में ही रखा गया। हालांकि वह हिंदू ही हैं, लेकिन उनके साथ जो हुआ इसके आधार पर वो अपने आप को इस मतलब संप्रदाय से अलग मानने लगे थे। ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ। अब दूसरा, हम सांप्रदायिक वाद को इसलिए पढ़े क्योंकि ये हमारे निर्वाचन व्यवस्था इससे प्रभावित है अभी भी, इसलिए हमें उसको पढ़ना जरूरी था। अब भारत शासन अधिनियम 1935, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अब तक का बना सबसे लंबा और विस्तृत दस्तावेज है, जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि भारतीय संविधान में इसका क्या महत्व है ना। अब इस अधिनियम की विशेषताओं के बारे में बात करें तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना में रियासतों को एक इकाई के रूप में दर्शाया गया। भारतीय संघ अर्थात ब्रिटिश जो क्षेत्र थे उन्होंने उसे अखिल भारतीय संघ कहा, और जो रियासतें ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन नहीं थी उन्हें भारतीय संघ का इकाई कहा। केंद्र और इकाइयों के मध्य 3 सूचियां बनाई गई। केंद्र अर्थात स्वयं ब्रिटिश गवर्नमेंट और इकाइयां अर्थात ये रियासतें। ठीक है, उनके मध्य 3 सूचियां बनाई गई। पहला संघीय सूची जिसमें 59 विषय थे, दूसरी राज्य सूची जिसमें 54 विषय थे, और तीसरी समवर्ती सूची जिसमें 36 विषय थे। संघीय सूची जिसमें केंद्र सीधे कानून बना सकता है, राज्य सूची जिसमें राज्य सीधे कानून बना सकता है, समवर्ती सूची जिसमें दोनों ही कानून बना सकते हैं। और यह तीनों विशेषताएं हमारे आज के संविधान में भी विद्यमान है। ये याद करने योग्य है कि भाई ये हो सकता है ये भी कभी पूछ ले कि ये तीनों किस भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं, तो हम सीधे लिख सकते हैं 1935। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां वायसराय के पास होंगी, जैसे कि आज भी हमारे राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई और प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया गया। अर्थात वहां पर द्वैध शासन अर्थात अब उस पर केंद्र का नियंत्रण तो था लेकिन ज्यादा नहीं। ठीक है, और प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई ताकि वो अपने क्षेत्र का सुशासन कर सके। केंद्र में द्वैध शासन का शुभारंभ हो गया। ठीक है, जो पहले नहीं था। 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनी व्यवस्था का लागू किया गया। अब दलित, महिला, मजदूर वर्ग के लिए निर्वाचन की व्यवस्था की गई। पहले इनको निर्वाचन में शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन अब सांप्रदायिक आधार पर जो कि चालू हो चुका है, इन दलित, महिला और मजदूर वर्ग को भी निर्वाचन में सहयोग देने का निर्णय लिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। अब भारत शासन अधिनियम 1958 द्वारा स्थापित भारत परिषद की समाप्ति कर दी गई। अब इस अधिनियम 1935 में 58 में बनाए गए बहुत सारे जो नियम थे उन्हें समाप्त कर दिया गया। अब हमारे भारत की जो 10% जनसंख्या तक जो है मताधिकार का विस्तार कर दिया गया। ठीक है, जो पहले उच्च वर्ग के लोग शिक्षा के आधार पर जो भी और क्राइटेरिया के आधार पर मताधिकार दिया जा रहा था उसमें वृद्धि की गई। अब 10% और लोगों को, क्राइटेरिया सेम था लेकिन लोगों को बढ़ा दिया गया। देश की मुद्रा और साख के नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। ये वही आरबीआई है जो आज भी भारत में विद्यमान है। तो 1935 में आरबीआई है ना, इसकी स्थापना की गई। संघ लोक सेवा के आयोग की स्थापना, प्रांतीय सेवा आयोग की स्थापना भी की गई और साथ ही संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की गई। प्रांतीय सेवा कोई एक प्रांत के लिए और संयुक्त सेवा एक से अधिक प्रांत के लिए। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना तो हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग के रूप में। और 1937 में भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना की गई जो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित है। उसकी स्थापना 1937 में इसी 1935 के अधिनियम के आधार पर ही की गई थी। चलो आगे देखते हैं। यही वह व्यक्ति है जिन्होंने भारत की जो स्वाधीनता है उस समय रिपोर्ट दिया था, और यह है माउंटबेटन। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 20 फरवरी 1947 ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय थे क्लीमेंट, नाम याद रखिएगा, क्लीमेंट एटली। घोषणा की कि 30 जून 1947 तक भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। 3 जून 1947 को वायसराय जो उस समय के थे माउंटबेटन, उन्होंने एक विभाजन योजना तैयार की जिसे ही माउंटबेटन योजना कहा जाता है। तो माउंटबेटन योजना कुछ और नहीं है, भारत के विभाजन की योजना थी कि भारत को किस प्रकार से काट दिया जाए, बांट दिया जाए, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, भारत। ठीक है, माउंटबेटन की योजना को ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1937 बना करके पेश किया गया भारत में। ठीक है, तो ये दोनों
याद रखिएगा, नाम अलग अलग हैं लेकिन दोनों है एक ही। अधिनियम की विशेषताओं के बारे में बात करें, ब्रिटिश राज की समाप्ति हुई 15 अगस्त 1947 को, भारत स्वतंत्र हो गया और एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में भारत का उदय हुआ। वायसराय पद की समाप्ति हुई, ठीक है, और डोमिनियन राज्यों के गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। डोमिनियन राज्य अर्थात पाकिस्तान और नया भारत, वहां पर दोनों के लिए गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। राज्यों की विधानसभाओं को अपने देश के संविधान बनाने की शक्ति दी गई, ठीक है। राज्य अर्थात उस समय जो देश बने थे भारत पाकिस्तान, उनको देश के संविधान बनाने की शक्ति दी गई और वो किसी भी अन्य देश से संविधान को अपना सकते थे। यह अधिकार उन राज्यों को अर्थात देशों को दिया गया जो डोमिनियन स्टेट बने थे। ब्रिटेन में भारत सचिव का पद जो है अब समाप्त कर दिया गया। अब यह पद जो है अब यहाँ पर नहीं था। इसकी सारी शक्तियां जो थे राष्ट्रमंडल के राज्य सचिव को दे दी गई। अब राष्ट्रमंडल वो देशों का समूह है जहां पर ब्रिटिश ने कभी शासन किया है या कर रहे हैं, ठीक है, उस समय तत्कालीन। तो राष्ट्रमंडल, भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नर को राज्य का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया, जो कि आज भी भारतीय संविधान में विद्यमान है। भारत के गवर्नर जनरल अर्थात आज के परिक्षेप में देखा जाए तो भारत का राष्ट्रपति, और प्रांतीय गवर्नर यह शब्द तो आज भी विद्यमान है राज्यों के लिए, है ना। तो उन्हें ही राज्य का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया, जो कि आज भी वैसा ही है। भारत में शाही उपाधि, जितनी भी शाही उपाधियां थी उन्हें समाप्त कर दिया गया और सम्राट शब्द जो था उसे भी समाप्त कर दिया गया। अब भारत किसी राजशाही के अंतर्गत या सम्राट के अंतर्गत शासित नहीं होता है, यह भारत के लोगों द्वारा शासित होता है। माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर बनाए गए, गवर्नर जनरल अर्थात एक प्रकार का राष्ट्रपति का पद जो था उस समय किसको बनाया गया था? माउंटबेटन को, जो उस समय के तत्कालिक वायसराय थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया, ठीक है। अब 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारत की संसद के रूप में भी स्वीकार किया गया। अब उस समय प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा लोगों का आना संभव नहीं था, इसीलिए जो संविधान सभा बनाया गया था, जो कि उस समय अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों रूप से ही सदस्यों के लोगों के द्वारा चयनित सदस्यों के द्वारा बनी हुई थी, उसे ही संसद के रूप में, भारतीय संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार हम भारत के संवैधानिक जो ऐतिहासिक विकास है उसे पढ़ते हैं और आने वाली कक्षाओं में हम संविधान के बारे में और जानेंगे। तब तक के लिए मैं आप लोग से इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।